क्वेश्चन नंबर 14 में है बेटा, यदि बिंदु 11P और -301 को हमने A मान लिया है और -301 को हमने B मान लिया है। समतल वेक्टर r डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप प्लस 13 इज इक्वल टू 0 से समान दूरी पर स्थित है, तो P का मान ज्ञात करिए। देखिए क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और ये एक प्लेन है। मैं इसको एक फिगर बना के थोड़ा सा कोशिश करता हूं आपको समझाने की। तो ये मैंने क्या बना लिया, एक समतल बना लिया, ठीक है। ये हमने एक प्लेन बना लिया और इस समतल की इक्वेशन ये लिखी हुई है, वेक्टर r डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है। इसके बाद ये दो पॉइंट है, कहीं पर कहीं भी मान लो, मैंने मान लिया ये पॉइंट A है 1,1, P, और कहीं पर एक पॉइंट B है, चाहे इधर मानो उधर मानो, जहां मर्जी आपके ले लो। मैंने यहां ले लिया इस पॉइंट B को, इसकी कोऑर्डिनेट है -3, 0, 1, ठीक है। क्वेश्चन में ये उन्होंने बोला कि बिंदु 11P और -301 समतल इससे, इस वाले समतल से समान दूरी पर स्थित हो। मतलब ये वाला बिंदु A और ये वाला बिंदु B दोनों ही इस समतल से बराबर दूरी पर है। कहने का मतलब यूं कि जितना ये वाला पॉइंट इस समतल से जितनी दूर पड़ता है, समतल से बिंदु B भी उतनी ही दूर पड़ता है। तो इसको हमने बना लिया और इसकी भी ये हमने बना ली। दूरी का मतलब वैसे हमारा लंबवत दूरी से ही होता है, तो ये 90 डिग्री, यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से भी समतल तक का डिस्टेंस। क्वेश्चन के मुताबिक ये दोनों दूरियां आपस में कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप एक काम करें, इस बिंदु से इस समतल तक की दूरी निकालिए, फिर इस बिंदु से इस समतल तक की दूरी निकालिए और दोनों डिस्टेंसेस को आपस में क्या करिए, बराबर कर दीजिए, बस आंसर निकल करके आ जाएगा आपका, ठीक है। तो सॉल्व किया जाए, पहले इस बिंदु से समतल की दूरी निकालते हैं। यहां पर आप बताइए n, वेक्टर n कितना होगा, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 12k कैप, और d की वैल्यू कितनी है, ये तो ऑलरेडी इधर की तरफ है, तो d की वैल्यू 13 होगी। जब उधर होता है, या आप ऐसे कर लो, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13। क्यों? क्योंकि वो जो बिंदु से समतल तक की दूरी का सूत्र बनाया गया था, वो वेक्टर r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू d से बनाया गया है, उसका फॉर्मूला। तो हम भी इसको उधर ले जा करके पहले उसी फॉर्मेट का कर लेते हैं और उसके बाद कंपेयर करके d की वैल्यू -13 बता देते हैं, ठीक है। अब पहले बिंदु A से समतल की दूरी निकाली जाएगी। बिंदु A से समतल की दूरी, बिंदु A से समतल की दूरी कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर A डॉट वेक्टर n, वेक्टर A डॉट वेक्टर n माइनस d अपॉन मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n। A की जगह पर क्या लिखा जाएगा, जिस बिंदु से दूरी चाहते हैं उस बिंदु का स्थिति सदिश, तो इसका स्थिति सदिश लिखेंगे i कैप प्लस j कैप प्लस p k कैप डॉट वेक्टर n की जगह पर 3, 4 माइनस 12, 3i कैप 4j कैप माइनस 12k कैप माइनस d की जगह -13, तो -13, तो ये क्या हो जाएगा, +13 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ n, वेक्टर n, तो n का मॉड्यूलस कैसे निकाला जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9
16,144। नहीं तो सॉल्व होगा तब आएगा ना, तो अभी क्यों बता रहे हो हमको। डॉट प्रोडक्ट करो इसका, आई वाले का आई वाले से, जे वाले को जे वाले से, के वाले को के वाले से। तो इसको जब हमने किया तो कितना हुआ 3, इसका इससे किया तो 4, पी को इससे किया तो -12p और +13 अपॉन 13, ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं 3 + 4 कितना हुआ 7, 7 + 13 20, तो ये 20 - 12p अपॉन 13। बात समझ में आई। वैसे तो इसकी वैल्यू मॉड्यूलस में आती, प्लस माइनस आती, प्लस पर मॉड्यूलस की वजह से माइनस साइन हट जाएगा, केवल प्लस वाला बचेगा। ठीक, तो ये वैल्यू आ गई बिंदु ए से समतल की दूरी। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, बिंदु बी से समतल की दूरी। बिंदु बी से समतल की दूरी, उसके लिए भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें इस वेक्टर ए की जगह पर क्या लिखा जाएगा, इसका स्थिति सदिश। तो इसका स्थिति सदिश कितना होगा -3i कैप प्लस 0j कैप। मुझे लगता है यहां पर आ नहीं पाएगा, तो हम इसको नीचे लिख देते हैं। मॉड्यूलस ऑफ -3i कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, डॉट लगाया, वेक्टर n, वेक्टर n है 3 4 -12, 3i कैप 4j कैप -12k कैप माइनस d प्लस 13 आ जाएगा अपॉन मोड ऑफ वेक्टर n। मोड ऑफ वेक्टर n यहाँ किया था, फाइनली कितना आता है, ये 13 ही आ जाता है, तो छोड़ देते हैं, सीधे लिख देते हैं इसको हम। डॉट प्रोडक्ट करिए, -3 को 3 से करेंगे -9, 0 को 4 से करेंगे 0, 1 को -12 से करेंगे -12 प्लस 13 अपॉन 13। नहीं समझ आया। अच्छा, अब 13 में से 12 माइनस हो गए, 1 बचा प्लस का, +1 और -9 -8 और मॉडुलस के अंदर -8, तो 8 अपॉन 13 ये आ गया। अब ये है ए से समतल की दूरी और वो है बी से समतल की दूरी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों बराबर होने चाहिए। प्रश्नानुसार बोथ द डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल टू ईच अदर, तो इसको इसके बराबर कर देते हैं। मॉड ऑफ 20 -12p अपॉन 13 इज इक्वल टू 8 अपॉन 13। 13 से 13 कैंसिल। अब मॉड कैसे हटे, p तो हमको मालूम नहीं है। ऐसी सिचुएशन पे हम ये ले सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये चीज पॉजिटिव है, या एक बार ये ले सकते हैं कि अगर ये चीज नेगेटिव है। ठीक है, तो हम इसके आगे ऐसा लिख सकते हैं 20 - 12p इज इक्वल टू 8। एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन, प्लस निशान लीजिए, टेकिंग पॉजिटिव साइन, प्लस जब लेंगे आप तो 20 - 12p इज इक्वल टू 8। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, 20 में 8 माइनस हो जाएंगे 12, 12 इज इक्वल टू 12p, देन p इज इक्वल टू 1। तो p की एक वैल्यू कितनी आ गई 1। अब हम नेगेटिव साइन ले लेते हैं, टेकिंग नेगेटिव साइन। नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा, अंदर निशान बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा -20 + 12p इज इक्वल टू 8। इसको उधर भेज दीजिए, तो 12p इज इक्वल टू 28
P इज इक्वल टू 28/12, 7/3 यूनिट। तो P की दो वैल्यूज हैं, एक आएगी 1 और दूसरी क्या आएगी 7/3। समझ नहीं आया आपको? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे। बेटा देखिए 15th नंबर क्वेश्चन है। समतलों, दो समतल दिए हैं हमको यहाँ पर। एक है समतलों r.i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 1, और दूसरा समतल है वेक्टर r.2i प्लस 3j माइनस k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले तथा x अक्ष के समांतर समतल का समीकरण। देखिए ऐसे समतल का समीकरण चाहिए जिसमें दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। पहला तो जो समतल आपका रिक्वायर्ड समतल है वो इन दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाए। दूसरा वो समतल x अक्ष के समांतर भी होना चाहिए। मैं इसका फिगर बना के आपको दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिए भी आप लोग। आपको याद होगा ऐसे कई बार आपको ये फिगर बना के दिखाया गया है। इस तरह से एक ये समतल है, एक ये समतल है, और ये दोनों की प्रतिच्छेदन रेखा है। इससे भी एक समतल गुजरता है, और जो समतल इससे गुजरता है उसी के समीकरण हमको चाहिए। तो एक ये प्लेन है, प्लेन 1, एक ये वाला प्लेन है प्लेन 2, और एक ये प्लेन है जिसे आप बोल सकते हैं रिक्वायर्ड प्लेन, जो आपका अभीष्ट समतल है। इसकी समीकरण आपको चाहिए, इन दो की दी गई है। इन दो की इक्वेशंस क्या क्या है मैं इनके पास लिख देता हूं। पहले वाले प्लेन की इक्वेशन है वेक्टर r.i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 1। दूसरे वाले की थोड़ा ध्यान से देखिए, मैं 4 उधर ले जाना चाहता हूं, तो ये 4 उधर कैसा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि एक डिस्टेंस होती है तो डिस्टेंस हम नेगेटिव नहीं रखना चाहते, तो माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखो क्या मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा वेक्टर r.-2i माइनस 3j प्लस प्लस k इज इक्वल टू 4, यही मिल जाएगा। तो ये प्लेन 2 की इक्वेशन है और ये है प्लेन 1 की इक्वेशन। ये आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, दोनों की प्रतिच्छेद रेखा से होकर जाता है। और एक क्वालिटी ये है, एक तो बना दिया, दूसरी क्वालिटी हमने नहीं बनाई इसकी। दूसरी क्वालिटी कैसे कि एक्स अक्ष के समांतर है, अर्थात अगर ऐसा कोई बना होगा तो इसको हम अगर एक्स अक्ष मान लें, इसको y मान लें, इसको z मान लें, 0,0 मूल बिंदु, तो आप देखें ये वाला जो समतल है वो x अक्ष के कैसा है, समांतर है। कुछ बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रहा है? अच्छा, अगर ये समांतर, सबसे पहले क्या आपको याद है कि आप मुझे इस समतल का समीकरण बता सकते हैं क्या होता है? जो दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाए, मैं यहां पर लिखता हूं दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण। दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, इन दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, हम इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, इसकी इक्वेशन होती है वेक्टर r डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। याद आया आपको? रख दीजिए वैल्यू वेक्टर r डॉट, ये वेक्टर n1 की जगह पर ये लिखोगे, n2 की जगह पर ये लिखोगे। n1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। d1 की वैल्यू कितनी है, 1।
सिमिलरली व्हाट इज वेक्टर n2? -2i कैप -3j कैप प्लस k कैप, और वेक्टर d2 की वैल्यू, नहीं सॉरी वेक्टर d2 नहीं, केवल d2 की वैल्यू। ठीक, ऐसे तो रख देते हैं यहाँ पर n1 की जगह पर लिखेंगे i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, लैम्डा वेक्टर n2 की जगह पर प्लस k कैप d1 1 प्लस लैम्डा d2 4 लैम्डा। ठीक है, अब थोड़ा और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। r डॉट, इसमें i वाले एक जगह, j वाले एक जगह, k वाले एक जगह, तो i वालों को एक जगह करोगे तो क्या मिलेगा? 1 माइनस 2 लैम्डा i कैप, j वाले एक जगह करोगे तो 1 माइनस 3 लैम्डा j कैप, k वालों के लिए करोगे तो 1 प्लस लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 1 प्लस 4 लैम्डा। बेटा ध्यान से देखिए, यही है रिक्वायर्ड समतल की समीकरण। आपका जो अभीष्ट समतल है यही इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन। अगर ये इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन है तो क्या आंसर आ गया? आंसर नहीं आया। आंसर आने में भी थोड़ा दूर हैं हम। कैसे? ऐसे दूर हैं कि इसमें हर जगह पर क्या आ रहा है, तो लैम्डा अगर किसी तरह से मिल जाए और फिर हम इसमें रख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अब लैम्डा कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हमें कुछ कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। कौन सी कंडीशन यूज करेंगे? तो अब वो वाली कंडीशन यूज करने की बारी आ गई है जब ये कहा गया कि ये वाला समतल एक्स अक्ष के समांतर है। मैं इसको आपको बना के दिखाता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसको हम मान लेते हैं x, y और z, और एक समतल है जो कि कैसा समतल है? x अक्ष के समांतर है। ऐसा एक प्लेन है, x अक्ष के साथ या x अक्ष के पैरेलल है। बिल्कुल ऐसा सोचिए कि ये y को काटता है, z को काटता है, लेकिन x को नहीं काटता। ये ऐसे अगर x अक्ष है तो ऐसा प्लेन है, या ऐसा प्लेन है तो ये y को भी काट देगा जाके, z को भी काट देगा, लेकिन x अक्ष के समांतर है तो ये उसको नहीं काट पाएगा। नहीं समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? ये बात तो समझ आ गई कि अगर ये x एक्सिस है और कोई प्लेन अगर इसके पैरेलल है, ये एक प्लेन है जो कि इसके ऐसा समांतर है ऐसे, तो ये प्लेन x अक्ष को तो नहीं काटेगा। अब और भी बहुत अच्छे से आपको कुछ बातें समझनी है। अगर ये ऐसा है, x अक्ष के समांतर है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जब हम इस समतल पर ऐसा लंब खींचेंगे और वो लंब आर पार चला जाएगा तो वो x अक्ष को काटेगा, यहां x अक्ष काटेगा उसको। अगर x अक्ष को काटेगा तो समतल पर खींचा गया लंब x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? पक्का कंफर्म है या आपने झूठ मूठ बोल दिया? 90 डिग्री कंफर्म है बिल्कुल कि इफ दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द प्लेन, तो हम जब इस समतल पर लंब खींचेंगे, इस समतल पर जब हम ऐसा लंब डालेंगे तो वो x अक्ष को जाके कितने डिग्री कोण पर काटेगा? 90 डिग्री कोण पर काटेगा। समझ आया? तो अब आप मुझे बताएंगे समतल पर खींचे गए लंब की दिक् कोज्याएं बताओ मुझे। समतल पर खींचे गए लंब, किसी भी समतल पर हम जो लंब खींचते हैं उसको प्रदर्शित किससे करते हैं? नॉर्मल वेक्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर n। भूल गए आप लोग? किसी भी समतल पर जो लंब खींचेंगे उसका नॉर्मल वेक्टर आप कैसा भी मान लो, ये नॉर्मल वेक्टर हमने बनाया वेक्टर n। तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री का।
ठीक है, तो समतल पर खींचे गए लंब वेक्टर n की दिक को ज्याएं, दिक को ज्याएं, ये कौन सा प्लेन है इनमें से बता सकते हैं? प्लेन 1 है, प्लेन 2 है कि रिक्वायर्ड वाला प्लेन है? ये कौन सा है बोलो? ये रिक्वायर्ड प्लेन है। ये वाला समतल मैंने बना के अलग दिखाया है आपको। और जब हम इस पर लंब खींचेंगे वेक्टर n, तो वो वेक्टर n x अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। y और z के साथ भी 90 का बनाएगा क्या? जरूरी तो नहीं है। इसलिए समतल पर खींचे गए लंब वेक्टर n की दिक को ज्याएं बताइए क्या होंगी? दिक को ज्याएं कैसे निकालते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। तो कॉस अल्फा का मान बताओ। अल्फा क्या होता है? एक्स अक्ष के साथ बना हुआ कोण। एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बनेगा? 90। तो कॉस 90 0। तो दिक को ज्या एल का मान कितना होगा? 0। लेकिन m और n के मान 0 होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन l 0 जरूर रहेगा, क्योंकि x अक्ष के साथ वो लंब कितना कोण बनाएगा? 90 डिग्री, यानी कि अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री। तो उसका जब हम दिक को ज्या निकालने जाएंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, तो कॉस अल्फा का मान 0 हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ आ गई? अच्छा, अगर समतल पर खींचे गए लंब की दिक को ज्याएं 0, दिक को ज्या में l का मान 0 है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि समतल पर खींचे गए लंब के दिक अनुपात क्या होंगे? समतल पर खींचे गए लंब के दिक अनुपात, समतल पर खींचे गए लंब यानी कि वेक्टर n के दिक अनुपात क्या होंगे? अगर इसका cos अल्फा 0 है, l 0 है, तो जरूर उसका a भी कैसा रहा होगा? 0। क्योंकि अगर दिक अनुपात मालूम है तो दिक को ज्या तक पहुंचते हैं हम लोग। अगर दिक अनुपात मालूम है तो दिक को ज्या निकाल लेते हैं। तो अगर दिक अनुपात ए बी सी हैं तो l की वैल्यू कैसे निकालते हैं? a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब l 0 है, l का मान कैसा है? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये चीज इधर आएगी तो a कितना होगा? इसका मतलब दिक अनुपात का a वाला पॉइंट कैसा है? और b और c की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी। कितनी आएंगी वो हमें मालूम नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा। अब बताएं, क्या ये दो चीजें समझ आ गई आपको कि समतल पर खींचे गए लंब n की दिक को ज्याएं का l वाला पार्ट 0 रहेगा। इसलिए अगर हम उसी लंब की दिक अनुपात निकालेंगे तो वो दिक अनुपात का a वाला पार्ट कैसा होगा? 0। बाकी b और c की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी। तो ये क्या हमने निकाल लिया? समतल पर खींचे गए लंब की दिक को ज्याएं। इसको देखो, यहां पर समतल पर खींचा गया लंब कौन है? ये है पूरा, है समतल पर खींचा गया लंब, यही तो है। अगर ये समतल पर खींचा गया लंब है तो इसके दिक अनुपात की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए? 0 b c, यानी कि और दिक अनुपात क्या होते हैं? थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा। ये समतल का वेक्टर n है, नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर के 1 - 2 लैम्डा, 1 - 3 लैम्डा, 1 + लैम्डा, ये क्या है? ये दिक अनुपात है। और समतल पर खींचे गए अभिलंब का जो दिक अनुपात का पहला वाला पॉइंट है वो कैसा होना चाहिए? तो किसको 0 होना चाहिए? इसमें से i का गुणांक 0 होना चाहिए। 1 - 2 लैम्डा, देयरफॉर इसलिए 1 - 2 लैम्डा शुड बी इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1/2। ये बात समझ आई कि नहीं आई भाई? आ गई। हमने यहां से क्या निकाला कि अगर एक समतल x अक्ष के समांतर है तो उस पर जो भी हम लंब खींचेंगे उस लंब का जो दिक अनुपात 3 आएंगे, उन दिक अनुपातों में जो a की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? 0। तो समतल पर खींचे गए अभिलंब के दिक अनुपात का a पार्ट कैसा होगा? 0। और यहां पर ये है समतल पर खींचा गया लंब।
तो समतल पर खींचे गए लंब का जो दिक् अनुपात का ए पार्ट होगा वो कैसा होगा, 0। तो हमने इसको 0 के बराबर किया और उससे हमको क्या मिल गया, लैम्डा। लैम्डा का और लैम्डा की तलाश थी हमको, तो लैम्डा का मान वापिस हम यहां लिख देंगे। इसलिए अभीष्ट समतल, अभीष्ट समतल क्या बनेगा, वेक्टर आर डॉट लैम्डा की जगह 1/2 लिखोगे, तो जब 1/2 लिखेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 1 - 1, ये पोर्शन तो 0 आई कैप आ जाएगा, प्लस इस पे लिखोगे जाकर के आप लैम्डा की जगह 1/2, तो ये -3/2 हो जाएगा। अब 1 - 3/2 -1/2, तो ये आएगा -1/2 जे कैप। यहां लैम्डा की जगह 1/2 लिखोगे तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 के कैप, ठीक है। ऐसे इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्डा की जगह 1/2 करोगे, 2 2 * 4, 1 + 2, ऐसे ये होगा वेक्टर आर डॉट। इसको छोड़ दो आप और पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा लो, तो क्या मिल जाएगा, -j कैप + 3k कैप इज इक्वल टू 6। नहीं समझ आया आपको, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 चला गया, ये भी 2 चला गया, यहां 3 हो गया तो 3 दूना 6 बन गया। इस तरह से ये आपके समतल की अभीष्ट समीकरण निकल करके आ गई। और देखिए कि इस तरह से ये न सिर्फ रटने की बात है बल्कि समझने का पॉइंट है कि अगर एक्स अक्ष के समांतर कोई प्लेन है तो वो वाई और जेड को काट सकता है पर एक्स अक्ष को कहीं नहीं काटेगा। और ऐसे समतल पर जब हम कोई लंब बनाएंगे तो वो एक्स अक्ष को कितने कोण पर काटेगा, 90 डिग्री पर। 90 डिग्री पर काटेगा तो एक्स अक्ष के साथ उसका कोण 90 डिग्री, उसकी दिक् कोज्या का एल वाला पार्ट 0, तो दिक् अनुपात का ए वाला पार्ट 0, तो समतल पर खींचे गए लंब का ए कितना होना चाहिए, 0। समतल पर खींचा गया ये लंब होता है, समतल की समीकरण में आर डॉट वेक्टर एन ही तो होता है। अब इस लंब का ए पार्ट कितना होना चाहिए, 0। हमने 0 के बराबर किया, लैम्डा मिला, लैम्डा को वापस रखा, आंसर आ गया हमारा। तो इसको रटना नहीं है आपको, आपको अच्छे से अंदर से फील करके उसको सोचना है और तब क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। नोट करें प्लीज इसे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 16 में है, यदि ओ मूल बिंदु तथा बिंदु P के निर्देशांक 1 2 -3 है। ओ मूल बिंदु है, चलिए लिख देते हैं, हम जानते आप हैं ही, और एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक 1 2 -3 है, हमने लिख दिया है। तो बिंदु P से जाने वाले तथा OP के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करिए। देखो आपको एक ऐसा समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो बिंदु P से गुजरता है और वेक्टर OP के लंबवत है। देखो मैं फिगर बनाता हूं इसका, आप गौर से देखिएगा और ये आप बताएंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसा ये मूल बिंदु है O, इसके निर्देशांक 0 0 0 है, ठीक है। समतल पर एक बिंदु P है, उसके निर्देशांक हैं 1 2 -3, और ये भी उन्होंने बोला कि बिंदु P से जाने वाले और OP के लंबवत तल, OP हम बना देते हैं, O ये है, P ये है, ये जो तल है ये तल OP के लंबवत है, ये वाला तल OP के कैसा है, लंबवत। अब आप देखो वैसे तो तल जिसके लंबवत होता है उसको हम क्या मानते हैं, वेक्टर n, नॉर्मल वेक्टर, तो इसको हम वैसे तो क्या मानेंगे, वेक्टर n, ठीक है। तो हमारे लिए वेक्टर n का काम कौन करेगा, हमारे लिए वेक्टर n का काम करेगा वेक्टर OP, और OP का मान कैसे निकालोगे, इसके स्थिति सदिश बनाओगे, i कैप + 2j कैप -3k कैप। बात समझ में आई? अच्छा अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमको जिस समतल का समीकरण चाहिए उसकी मैं डिटेल लिखता हूं और मुझे बताएं फॉर्मूला मैं कौन सा लगाऊं। एक
बिंदु P से जाने वाले तथा एक बिंदु P से जाने वाला समतल है ये, तथा सदिश OP पर लंब समतल का समीकरण। बताएंगे कौन सा फॉर्मूला ऐसी सिचुएशन पे लगाते हैं कि हमारा समतल हो, एक बिंदु से जाए और एक सदिश पर लंब हो। कौन सा फॉर्मूला यूज होता था यहां पर, याद नहीं आया किसी को? हाँ, वेक्टर R माइनस वेक्टर A डॉट वेक्टर N इज इक्वल टू 0। तो वेक्टर R डॉट वेक्टर N इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर N, यही तो होता है, ठीक है। अब एक जिस बिंदु से जाएगा उसकी स्थिति सदिश को कैसे लिखेंगे, वेक्टर A से। तो किस बिंदु से समतल गुजरता है, P से, तो इसका जो स्थिति सदिश होगा उसको वेक्टर A लिखना पड़ेगा ना आपको। क्या लिखेंगे, I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या आपको? देखो, समतल बिंदु P से जाता भी है और OP इसका नॉर्मल वेक्टर भी है। आज बस इतना ही कंफ्यूजन आपको हो सकता है, क्योंकि आज जिस बिंदु से जाता है वहीं से मिलाने पर हमको नॉर्मल वेक्टर भी मिल रहा है। इसीलिए नॉर्मल वेक्टर का स्थिति सदिश और वेक्टर A दोनों हमको सेम मिल जाएंगे। अब आपको नहीं समझ में आया? तो एक बिंदु P से जाने वाले, तो जिस से जाता है उसका जो स्थिति सदिश होता है उसको हम वेक्टर A से लिखते हैं। तो P के स्थिति सदिश को हमने वेक्टर A से लिख दिया। और OP पर लंब समतल, तो जिसके लंबवत होता है उसको वेक्टर N से लिखते हैं। तो वेक्टर N से किसको लिखेंगे, OP को, और OP की वैल्यू ये आई है। इसका समीकरण ऐसे निकालेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर R डॉट वेक्टर N की जगह पर I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, वेक्टर A की जगह पर I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट वेक्टर N की जगह पर I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, वेक्टर R डॉट I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट करिए, 1 प्लस 4 प्लस 9, सो द रिक्वायर्ड प्लेन विल बिकम 4I कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इज इक्वल टू 14। आज के इस प्लेन में शर्त बस इतनी ही है, कंडीशन बस इतनी है कि वो जिस बिंदु से गुजरता है मूल बिंदु से उसी बिंदु को मिलाने पर लंब सदिश भी बन रहा है। तो गुजरने वाले बिंदु का भी यही काम करेगा और लंब सदिश का भी यही इसी का स्थिति सदिश काम कर रहा है। दोनों का काम P का ही स्थिति सदिश कर रहा है। इसीलिए बस चाहे आपको थोड़ा डाउट हो रहा हो, अदरवाइज ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा आप लगाते थे, ठीक है। कहां पर 4I कैप, 4I कैप, तो I कैप है तो 4 नहीं होगा। अच्छा, तो ये हमने कहां से नोट कर दिया, ओके, यहां पर केवल I कैप होगा भाई। वो 4 मैंने धोखे से लिख दिया, मुझे दिमाग में नहीं आया, और इस तरीके से ये इक्वेशन आपकी बनेगी, ठीक है। नहीं समझ में आया, आ गया। इसके बाद 17 नंबर लगा लेते हैं, फिर नोट करेंगे। नोट कर लीजिए, अच्छा पहले बता दें, घर में नोट कर लेना जाके, ठीक रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन में है बेटा, दो समतल आपको दिए गए हैं, समतलों इनकी और इनकी प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा तल इसके लंबवत तल का समीकरण ज्ञात करिए। देखो, मैं एक छोटा सा फिगर बनाऊंगा इसके लिए आपको समझाने के लिए, आप ध्यान से देखिए।
देखो बेटा, ये दो प्लेन है और इन दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से ये एक तीसरा समतल ऐसा गुजरता है। ये जो प्लेन है उसकी इक्वेशन है हमारे पास वेक्टर आर डॉट आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू 4। ये इसकी इक्वेशन है। इसकी इक्वेशन क्या है? वेक्टर आर डॉट 2 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू करेंगे तो -5 बनेगा, पर हम उसको प्लस करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा? वेक्टर आर डॉट -2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 5। ये प्लेन नंबर 2, ये प्लेन नंबर 1, और ये है आपका अभीष्ट समतल, रिक्वायर्ड प्लेन है ये आपका। इसी का समीकरण आपको चाहिए। तो समतलों, इस समतल और इस समतल की प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले, को अंतर्विष्ट करने वाले का मतलब से जाने वाले, तथा तल इसके लंबवत, ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो एक दूसरे तल के लंबवत भी है। देखो, ये दूसरे तल के लंबवत भी है, तो एक तल यहां पर और होगा, फिर तो ऐसा, ऐसे। ये जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन है वो एक और तीसरा समतल दिया है, उसके लंबवत है। ये वाले समतल की इक्वेशन उन्होंने दी हुई है। इसमें भी 8 दिया है, 8 को उधर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। इसकी इक्वेशन होगी वेक्टर आर डॉट -5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू 8। समझ आ गया? अब ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको एक बार बताता हूं। ये एक समतल है, समतल 1, प्लेन 1, दिस इज प्लेन 2, दिस इज रिक्वायर्ड प्लेन एंड दिस इज प्लेन नंबर 3। आपको इन दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण चाहिए, और उसमें भी एक शर्त है कि ये जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है ये इस तीसरे प्लेन के लंबवत है। देखो लिखा नहीं है, करने वाले तथा लास्ट प्लेन के लंबवत समतल का समीकरण, यानी कि ये वाला जो समतल है वो इस समतल के लंबवत है। तो क्या आप बता सकते हैं? सबसे पहले इसका समीकरण निकालने चलेंगे हम लोग। तो दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से, दो समतलों की, दो समतलों की प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल, ये कौन से समतल की हम बात कर रहे हैं? इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी? अभीष्ट समतल की। जाने वाले समतल का समीकरण याद है आपको? वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1 प्लस लैम्डा वेक्टर n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो वेक्टर आर डॉट वेक्टर n1, इन दोनों को लेना है, तो आप लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा वेक्टर n2 की जगह -2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप इज इक्वल टू 4 प्लस 5 लैम्डा। थोड़ा सा इसको और कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 माइनस 2 लैम्डा i कैप प्लस 2 माइनस लैम्डा j कैप प्लस 3 प्लस लैम्डा k कैप इज इक्वल टू 4 प्लस 5 लैम्डा। तो ये समीकरण किस समतल का है? रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन है ये, और रिक्वायर्ड प्लेन कौन सा? ये वाला रिक्वायर्ड प्लेन की समीकरण है ये। अब ये जो समतल है ये इस समतल के कैसा है? लंबवत है।
ऐसा एक क्वेश्चन शायद मेरे ख्याल से एग्जाम्पल में लगाया हमने, मुझे ज्यादा याद नहीं है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो, इस पर, इस समतल पर जो लंब खींचेंगे वो किधर की तरफ आएगा, ऐसा आएगा। इस समतल पर जो लंब खींचेंगे वो ऐसा आएगा। और दोनों समतल पर खींचे गए दोनों लंब परस्पर कैसे होंगे, लंबवत होंगे। नहीं समझ में आया? इसकी ये वाला जो लंब है, समतल पर खींचा गया लंब, ये इस समतल का लंब है ना, इस समतल का, तो इस समतल का लंब कौन होगा, ये चीज। r डॉट वेक्टर n इज इक्वल टू डी होता है कि नहीं होता? तो इस समतल का लंब कौन है, ये। समझ आया? और इस समतल का लंब कौन होगा, ये होगा। ये चीज समझ आ रही है आपको? अच्छा, तो हम एक काम कर लेते हैं कि n1 n2 तो मान चुके हैं, इस समतल के लंब को हम मान लेते हैं n3 और इस समतल के लंब को हम मान लेते हैं n सीधे। तो इसको हमने मान लिया n और इस समतल के लंब को हमने मान लिया वेक्टर n3। तो n और वेक्टर n3 दोनों परस्पर कैसे हैं, लंबवत। हम यहां पर लिख सकते हैं कि यहां वेक्टर n की वैल्यू कितनी आएगी, बता सकते हैं? फिर से बताओ, पहले वेक्टर n है क्या चीज, अभिष्ट समतल का लंब सदिश, और अभिष्ट समतल ये है, उसका लंब सदिश कितना मिलेगा, 1 माइनस 2 लैम्डा आई कैप, 2 माइनस लैम्डा जे कैप, 3 प्लस लैम्डा के कैप। और प्लीज मुझे वेक्टर n3 की वैल्यू बताएं। पहले ये बताएं कि वेक्टर n3 है क्या चीज। आंसर है तीसरे समतल का लंब सदिश है, और लंब सदिश इसका कितना होगा, 5i कैप माइनस 5i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। फिगर के अकॉर्डिंग दोनों परस्पर कैसे हैं, लंबवत। बट वेक्टर n3 इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर n, देयरफॉर वेक्टर n3 डॉट वेक्टर n विल बी इक्वल टू 0। जब दो सदिश परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल कैसा होता है, कर दिया हमने। तो n3 और इसका डॉट प्रोडक्ट करो, i वाले को i वाले से, उससे क्या मिल जाएगा, लैम्डा। और जब लैम्डा मिल जाएगा तो यहां लिख देंगे, उससे क्या मिल जाएगा, समतल का अभिष्ट समीकरण। बात समझ नहीं आई आपको? तो ऐसे सोचो उसको आप, ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, अब आपने इसको, इसके मेथड को रट लिया कि जब कभी क्वेश्चन नंबर 17 आएगा यही लगाना ही है। कोई पूछे कि ये क्यों कर दिया, बोले हमारे मास्टर ने लगा दिया ऐसे, क्योंकि ऐसा नहीं होता। आपको अंदर से फील करना है, समझना है कि ये लगाया गया तो कैसे लगा दिया गया, आखिरकार इसको क्यों किया। क्या आपको समझ आ रहा है या आप रट रहे हो, समझ आ रहा है ना आपको? तो करो डॉट प्रोडक्ट, -5 का इससे करोगे क्या आएगा, -5 प्लस 10 लैम्डा, वेरी गुड। -3 को इससे करो, -6 प्लस 3 लैम्डा, 6 को इससे करो, 18 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0, प्लस 10 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा 19 लैम्डा। -5 -6 -11, -11 प्लस 18 प्लस 7 उधर चला जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, तो लैम्डा बराबर -7/19। अब ये लैम्डा का मान इसमें आपको लिखना है, लिखे लैम्डा इज इक्वल टू -7/19 अभीष्ट समतल के समीकरण में रखने पर। ठीक है, अब ये काम आप सबको करना है, ये हम नहीं करेंगे।